आपल्या देशाचे कृषी आणि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर साहेब यांचं मी सगळ्यांच्या वतीने हार्दिक असं स्वागत करतो। त्याच पद्धतीने आज आपल्यासोबत भारत सरकारचे माजी सचिव हेम पांडे साहेब हे देखील वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांचं देखील मी हार्दिक असं स्वागत करतो आणि व्यासपीठावरती असणाऱ्या सर्वच मान्यवरांचं स्वागत करून मी माझ्या आजच्या कंपनीच्या अध्यक्षीय भाषणाला सुरुवात करतो। महा एफपीसी या संस्थेची 2014 मध्ये स्थापना झाली। आपल्या संस्थेची स्थापना होत असताना पूरे देश में किसान उत्पादक संस्थाओं का निर्माण चल रहा था और उसी समय एक थॉट प्रोसेस आगे आ रही थी कि इनको सारे किसान संस्थाओं को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। और उसी प्रयास में महाराष्ट्र के किसान उत्पादक कंपनियों ने कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने देश का पहला स्टेट लेवल प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित किया, जो भारत सरकार की नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आई थी। उसकी तहत हमारा 3 सितंबर 2014 को रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद महाराष्ट्र के किसान उत्पादक कंपनियों को खाली संगठित न करके उनको एक व्यावसायिक तौर तरीके से आगे लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम महा एफपीसी ने आगे रख दिया है और देश के सामने एक नया एग्जाम्पल भी महा एफपीसी ने तैयार कर दिया है। महा एफपीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज 28 डिस्ट्रिक्ट में महा एफपीसी के जो सदस्य संस्था है उनका फैलाव हुआ है और लगभग महाराष्ट्र के 175 प्लस ब्लॉक्स के 6000 विलेजेस में महा एफपीसी के जो उत्पादक कंपनी सदस्य है उनके मेंबर फार्मर्स लाभार्थी है। सबसे अहम काम अगर महा एफपीसी ने किया है तो अहम काम किसानों की जो उत्पाद है उसको खरीद करके उनको एक अच्छा दाम देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हम लोगों ने शुरू किया था। व्यासपीठ पर बैठे हुए हेम पांडे साहब इसके विटनेस है। साहब जब 2016 में महाराष्ट्र में आए थे, भारत सरकार के लिए बफर स्टॉक करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। पल्सेस का बफर स्टॉक करने का एक जो प्रोग्राम में बाधाएं आ रही थी उसको हल कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए उन्होंने पूरा एक दौरा किया था और उस दौरे में हम लोग भी उनको मिल गए और हमने सोचा कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। सर जब आए थे उन्होंने खाली 20 मेट्रिक टन का स्टॉक देखा था और आज मुझे बताने के लिए खुशी हो रही है कि पिछले 4 साल में हमने लगभग 6 लाख मेट्रिक टन का कमोडिटी का हैंडलिंग किया है। और ये सारा पॉसिबल ये जो आगे बैठे हुए हमारे शेयर होल्डर्स है, हमारे उत्पादक कंपनी के सदस्य है, उन लोगों के तहत ये पॉसिबल हुआ है। महा एफपीसी की स्ट्रेंथ की अगर आज हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा 175 प्लस ब्लॉक्स में हमारे 350 प्लस प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है और वो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पूरे गांव लेवल पे काम करते हैं। कोई भी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हमारा मंडी में नहीं रहता है। तो भारत सरकार की एक जो सोच थी, कृषि कायदा या कानून लाने की जो एक सोच थी, उसके पीछे मंडी के बाहर किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, मुझे माननीय कृषि मंत्री को बताने के लिए खुशी हो रही है कि सर एक अच्छा प्रयोग हम लोगों ने महाराष्ट्र में ऑलरेडी किया था और जिस तरीके से इस प्रयोग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आज हमने देखा कि हम कमोडिटी मार्केट्स में काम करते हैं, पल्सेस में काम करते हैं, ऑयल सीड्स में काम करते हैं, फॉडर क्रॉप मेज में काम करते हैं और ओनियन में काम करते हैं। तो ये 3-4 कमोडिटीज़ को लेके काम करने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसान हमारे संस्थाओं के साथ जुड़ गया है और किसान का जुड़ना
वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे पास जो किसान जुड़ गया है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा किसान इस सारे मूवमेंट में जुड़ गए और लगभग 70% किसान वो इन सारे एफपीओ के शेयर होल्डर्स भी बन चुके हैं। आज हम पूरे देश की अगर बात करते हैं तो किसान उत्पादक संघों का सदस्य बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसका एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि किसान हमारे संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से इच्छुक है। आज का जो हमारा थीम है इस एजीएम का, वो थीम यही है कि आत्मनिर्भरता के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। आपके सामने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक चित्र खड़ा किया है, आपके सामने एक व्हाइट रिवॉल्यूशन का चित्र खड़ा किया है, उसके बाद सिल्वर रिवॉल्यूशन का एक जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तो अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, 60s 70s में हमारे देश की नीतियों के कारण हमारा सीरियल्स का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया और उस समय जो जो रिफॉर्म्स हुए, अगर आप देखेंगे उसी समय नेशनल सीड कॉरपोरेशन बने, उसी समय फूड कॉरपोरेशन का गठन हुआ, उसी समय बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस हो गए, उसके चलते एक काफ़ी मोमेंटम हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन को मिला। लेकिन आज अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमने खाली सीरियल्स के ऊपर फोकस किया। व्हीट और राइस, ये जो हमारे दो मुख्य फसल है, उसके ऊपर हमने फोकस किया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने जो डाइवर्सिफिकेशन किया, व्हाइट रिवॉल्यूशन के थ्रू, दुग्ध क्रांति के थ्रू हम लोगों ने पर्टिकुलरली जो दूध की क्रांति है उसके ऊपर फोकस किया। और आप सब लोग जानते हैं कि आज सहकारिता का जो मॉडल पूरे देश में आगे जा रहा है, अमूल का जो मॉडल सामने आ रहा है, तो उसके कारण मुझे लगता है कि सहकारिता का जो कदम उस समय उठाया था उसका फ़ायदा, ऑपरेशन फ्लड का फ़ायदा आज हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद पोल्ट्री का रिवॉल्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके हमने जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे, सबसे बड़ा देश के सामने अगर चुनौती है तो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स की वो चुनौती है। पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में हम शॉर्टेजेस में है और मुझे बताने के लिए खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जून 2022 में धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी, उस बैठक में फिर से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और उस ऐलान को आगे लेके जाने के लिए मैं कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि वो आह्वान महाराष्ट्र की किसान उत्पादक संघ उठाना चाहते हैं और देश का जो आने वाला ऑयल सीड रिवॉल्यूशन है, येलो रिवॉल्यूशन है, उसकी शुरुआत जरूर महाराष्ट्र से होने वाली है और उसके लिए आज हम आपको सुनने भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फाइनेंस कमीशन ने भी, जो 15 फाइनेंस कमीशन ने भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कहा है। 2 दिन पहले ही रमेश चांद साहब भी बता रहे थे कि हमने एक ग्राफ फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में देश के सामने लाने के लिए रख दिया है। वो ग्राफ ऐसा है कि एमएसपी वाले क्रॉप्स कौन से हैं और ऐसे कुछ क्रॉप्स है जिन क्रॉप्स को सरकार की मदद नहीं मिलती है, उन क्षेत्र की ज़्यादा प्रगति हुई है। जैसे अगर हम दूध की बात करते हैं, हम मत्स्य खेती की हमारी बात करते हैं, तो उस क्षेत्र को कि सरकार की सपोर्ट न मिलने के बावजूद भी उसकी एक काफ़ी बहुत बड़ी प्रगति हुई है। तो मुझे लगता है कि आज हम खाली सरकार की एमएसपी खरीदी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह के, हम जो मार्केट ड्रिवन प्रोक्योरमेंट मॉडल से मार्केट ड्रिवन जो कुछ नए आयाम सारे प्रोसेस में आ रहे, उसको अपनाने के लिए जा रहे। तो आज हम लोग प्राइस सपोर्ट स्कीम प्लस के बारे में सोचते हैं। मैं मंत्री जी को बता रहा था कि आज हमारे पल्सेस वाले फार्मर्स हो, उनको एमएसपी की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सोयाबीन वाले फार्मर्स है, आज उनको एमएसपी की ज़रूरत नहीं है, उनको एमएसपी प्लस की ज़रूरत है, क्योंकि उनका उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ रहा है। अगर वो व्यवस्था हमें निर्माण करनी है तो मुझे लगता है कि सरकार का शुरुआत के फेज़ में हमें सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी होगा। सोयाबीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीएम आशा के तहत
हम लोग प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम का देश का पहला पायलट रन करने के लिए भी इच्छुक है। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हम एक प्रपोजल कृषि मंत्रालय को भेज रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार भी उसके ऊपर बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है और आने वाले दिन में हम उसका भी कुछ समाधान निकाल के आगे बढ़ेंगे। हम पीएम आशा में जो कुछ उपलब्धि किया है, पीएम आशा की अगर हम बात करते हैं, पीएम आशा का सबसे बड़ा सक्सेस यही होगा जो पर्टिकुलरली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट में हुआ। हमने एक लातूर का केस स्टडी किया। लातूर के केस स्टडी में ये नज़र हम सामने आ गई कि हमारा जो पल्सेस का प्रोडक्शन था, पल्सेस की जो प्रोडक्टिविटी थी वो स्टेट एवरेज से कम थी, लेकिन आज पीएम आशा के तहत जो गांव-गांव में प्रोक्योरमेंट हुआ उसके चलते प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो यही हम प्रोग्राम ऑयल सीड्स में रिप्लिकेट करेंगे। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजॉरिटी हमारा सोयाबीन का ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है और बाकी के जो माइनर ऑयल सीड्स है उनको काफ़ी हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के जो माइनर पल्सेस है उसमें उत्पादन और क्षेत्र में लगभग 10 से लेकर 70% जो कमी नज़र आ रही है। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो आने वाले समय में हम महाराष्ट्र के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज ऑयल सीड्स रिवोल्यूशन के लिए तैयार हो रहे हैं। इसका एक आज हम बहुत बड़ा आह्वान ले रहे हैं और कृषि मंत्री जी को आश्वस्त कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता जो हमें ऑयल सीड्स में चाहिए तो महाराष्ट्र से देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में मिलने वाला है। मैं थोड़ा सा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के जो कुछ बाधाएं भी इस सारे प्रोसेस में आ रही है उनको भी कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तैयार हुई वो देश में सबसे पहले फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के मूवमेंट में शुरू हो गई थी। उसका मेजर रीज़न ये था कि हमारे महाराष्ट्र सरकार के कुछ प्रोग्राम्स थे, जागतिक बैंक के कुछ प्रोग्राम्स थे, उसके तहत हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी थी। उसके बाद भारत सरकार की एक नीति आई थी। आज जो भारत सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संघों की जो नीति आ रही है उस नीति को भी हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्टेट में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो कुछ किसान है वो स्वयं पूर्ण होके अपनी तरीके से किसान उत्पादक संगठनों को गठन कर रहे हैं। उनको भी इक्विटी ग्रांट में कुछ बाधाएं आ रही है, तो उसको भी अगर कृषि मंत्रालय की तरफ से कुछ सोल्यूशन निकलता है तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात है क्रेडिट एसेस की। आज भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी की एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है। हमारे किसान उत्पादक संघ जो उसके लाभार्थी भी है, लेकिन उसमें जो क्रेडिट गारंटी है वो अभी सब ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको 2 करोड़ तक लिमिट है, 2 करोड़ तक वो ले सकते हैं। मेरा एक ये सुझाव रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जैसी स्टेज है, जैसी उनकी मैच्योरिटी बनती है, जैसे उनके बिजनेस मॉडल्स बनते हैं, तो उन्हीं तरीके से अगर क्रेडिट गारंटी की स्कीम डिफाइन होती है तो आने वाले समय में वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि किसान उत्पादन संघों के लिए हो सकती है। तीसरा जो मुद्दा मैं सामने रखना चाहता हूँ, हम कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस जो कृषि विपणन व्यवस्था को सुधारित करने के लिए हमारा सारा फोकस था और उसके नज़र में अगर हमें वेयर हाउस रिसीट फिनांस जो अभी छोटे और सीमांत किसानों को जो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार की तरफ मिलता है, अगर वही इंटरेस्ट सबवेंशन किसान उत्पादक संघ को भी मिल जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसान उत्पादक संघ अपना जो मेंबर किसान है उसकी कमोडिटी वेयर हाउसेस में स्टॉक कर सकती है और उसके बाद जब उसकी ज़रूरत आएगी उसको निकाल के अच्छे दाम भी उनको मिल सकते हैं। उसके बाद जो मुख्य हमारी मांग रहेगी, आज हम हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन भी पास करवाने वाले हैं। भारत सरकार ने जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाए थे वो हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कदम भारत सरकार का था और हम सारे उत्पादक कंपनियों ने उसका समर्थन भी किया था। हमारे समर्थन करने का कोई राजनैतिक उसका संबंध नहीं था, लेकिन हमारा संबंध हमारे अर्थव्यवस्था से था,
हमारा संबंध हमारे एक जो किसान उत्पादक संघ है उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर था। तो हम सबसे ज़्यादा लाभार्थी उसी एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के थे। महाराष्ट्र एक कृषि रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा राज्य रहा है, लेकिन आज भी हम जिस कमोडिटीज़ में काम करते हैं, पर्टिकुलरली ऑयल सीड्स हो, पल्सेस हो, उस कमोडिटी में हमारा ट्रेड रेगुलेटेड है। वहाँ हमें डीरेगुलेशन की ज़रूरत है, वहाँ हमें ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वहाँ हमें फार्मगेट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहाँ हमें फार्मगेट मार्केट की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत सरकार जरूर इस पर पुनर्विचार करके हमारे किसानों के लिए, किसान उत्पादक संगठनों के लिए जो कुछ बाधा है उनको भी निकाल के हमें एक अच्छा ऑप्शन किसानों के लिए उपलब्ध करके दे सकता है। उसके बाद हमने खाली सीरियल्स पल्सेस के ऊपर हमने फोकस नहीं किया, हमने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसके ऊपर भी काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रखा। उस कदम में हमने जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने में हमें केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, उसमें हमने एक ओनियन स्टोरेज एंड मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग का भी उसमें काफ़ी बहुत बड़ा हमें सहकार्य मिला। लगभग 19,000 मेट्रिक टन का हमने ओनियन स्टोरेज एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। लगभग 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नाफेड हो, महाएफपीसी हो और हमारे किसान उत्पादक संघ है उन्होंने करके कमोडिटी स्पेसिफिक वैल्यू चेन इंटरवेंशंस में भी काम करके एक देश के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। और मुझे बताने के लिए खुशी होगी कि इसी प्रोजेक्ट को कुछ बिंदुओं को टॉप स्कीम में भी भारत सरकार ने भी नीति आयोग के थ्रू अडॉप्ट किया था। ये हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ। मुझे लगता है अगर महाएफपीसी की पिछले 8 साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है तो उपलब्धि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि हुई है। आज जो सभागृह में बैठे हुए पूरे राज्य से आए हुए जो किसान उत्पादक संघ के डायरेक्टर्स हो, उनके सीईओज हो, उनके मैनेजर्स हो, ये आज हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर देश के दुग्ध क्रांति का सबसे बड़ा सक्सेस हम देखेंगे तो वो सक्सेस का रीज़न था कि वहाँ एक प्रोफेशनल केडर डेवलपमेंट हुआ था और उसका निर्माण जो हुआ था इरमा जैसे एक संगठन से उसका निर्माण हुआ था। और मुझे लगता है कि महाएफपीसी ने पिछले 8 साल में महाराष्ट्र में जो एक केडर तैयार किया है, वो केडर की जो कैपेसिटी हमने बिल्ड की है वो कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू वैल्यू चेन हैंडलिंग हमने इस सारे प्रोसेस में की है। तो मुझे लगता है कि हमने शुरुआत के हमारे फेज में सर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना को हमने खाली एक सरकारी खरीदी के मॉडल में नहीं देखा था, हमने इस मॉडल को हमारे किसान उत्पादक संघों की, हमारे किसानों की क्षमता बांधने का, कैपेसिटी बिल्डिंग का एक मॉडल के तौर पे हमने देखा था। आज हमारा बिजनेस मॉडलिंग का एक फेज कंप्लीट हो चुका है, हमारा आज बिजनेस इंक्यूबेशन हो चुका है और आने वाले समय में आज से हम एक टेक ऑफ स्टेज में जा रहे हैं। तो टेक ऑफ स्टेज में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो व्यावसायिक संगठन हम लोगों ने खड़ा किया है, जिन बिजनेस मॉडलिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जरूर इसके नतीजे हम देश के सामने रखेंगे। और पर्टिकुलरली जो ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स के बारे में एक हम अच्छा काम देश के सामने रखने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की फिनेंशियल्स की भी बात करता हूँ तो पिछले 6 साल में जैसे मैंने कहा लगभग 6 लाख मेट्रिक टन कमोडिटी, 2,500 प्लस करोड़ का फंड मैनेजमेंट ये महा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने किसान उत्पादक संघों के थ्रू किया है। हमें ये विश्वास आज नहीं हो रहा है कि अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं 3-4 साल पहले जो हमारी स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, ना कि हमारे किसान उत्पादक संघों की स्थिति बदल गई है बल्कि हमारे जो किसान हैं उनकी भी स्थिति में काफ़ी बदल नजर आ रहा है। महाएफपीसी की अगर फिनेंशियल पोजीशन भी हम लोग देखते हैं तो मैं इस क्वार्टर की अगर बात करता हूँ तो लगभग 20-22 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस भी महाएफपीसी ने तैयार किए हैं। तो ये जो वैल्यू क्रिएशन है, वैल्यू क्रिएशन खाली हम किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करके नहीं, उनका आय बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करने के लिए हम अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में महाएफपीसी खाली सरकारी खरीदी का मॉडल नहीं रह के मार्केट ड्रिवन
इकोनॉमी का मॉडल बनने के लिए सामने आ रहा है। उसके लिए हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी है। जैसे मैं बात करूंगा तो हमें कारपोरेट गवर्नेंस करना पड़ेगा। आज हमारी जो गांव-गांव में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज काम करती है तो उनमें कारपोरेट गवर्नेंस नहीं है, लेकिन हम पूरी अच्छी तरीके से कारपोरेट गवर्नेंस को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है उसका सबसे पहला कदम महाएफपीसी ने प्रस्तापित किया है। मैं हेम पांडे साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंटेड, एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर हो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर हो हेवी इंजीनियरिंग रांचिंग के लिए, नेफेड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज आपने महाएफपीसी जैसे संस्था के लिए भी आपका जो एक्सपर्टाइज है वो देने का एक हमें आश्वासन दिया है, उसके लिए आप हमारे बीच आए तो मुझे लगता है कि ये महाएफपीसी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, हम अगर कारपोरेट फाइनेंस की बात करते थे 3-4-5 साल पहले हम भी जाते थे, बैंकर्स के पास जाते थे, हमारे कंप्लेंट हमारे प्रॉब्लम्स को हम सामने रखते थे। लेकिन जब हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को देखा, जब हमने हमारे सारे प्रोसेस को देखा तो हमें लगा कि हमें कारपोरेट फाइनेंस को भी सुधारने की ज़रूरत है। आज हमने आईसीआई के एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी तक हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कारपोरेट गवर्नेंस, कारपोरेट फाइनेंस, उस ये दोनों तरीकों से हम एक अच्छी तरीके से देश के सामने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक मॉडल आगे रखेंगे। और उसके लिए हमारी जो स्टेक होल्डर्स है, पहले हमें लगता था कि स्टेक होल्डर्स हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आज हमारे बीच कुछ बैंकर्स है, उन बैंकर्स ने भी आज बहुत बड़े बड़े एमओयू हमारे साथ तैयार साइन किए हैं। आज हमारे साथ कुछ स्टार्टअप फिनटेक प्लेटफॉर्म्स है जो म्यूचुअल एड के कुछ प्रोडक्ट हमारे साथ लॉन्च करना चाहते हैं और उनके लिए जो सपोर्ट हमें चाहिए, देश के जो प्रख्यात लोग हैं वो हमें इस सारे प्रोसेस में मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज हम एक एमओयू भी साइन करने जाने वाले हैं जो म्यूचुअल एड का देश का पहला प्रोडक्ट होगा, जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने किसानों के लिए लॉन्च करने के लिए जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर हम कारपोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो भारत सरकार ने जो एटीपीए के अंडर, इनकम टैक्स के अंडर जो प्रावधान किए थे वो 5 साल के लिए माननीय जेटली जी ने जो अर्थसंकल्प पेश किया था उसके थ्रू किए थे, उसका समय सीमा खत्म होने जा रही है। तो मैं केंद्रीय कृषि मंत्री जी को वो भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत सरकार का 10,000 एफपीओ का जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो नई एफपीओ तैयार हो रही है और हम लोग भी जो काम कर रहे हैं, तो एटीपीए का डिडक्शन का जो एटीपीए का प्रावधान है उसका जो फैसिलिटीज़ है और अगर वो 5 साल के लिए बढ़ाया जाता है तो वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। मैं एक तरफ कारपोरेट गवर्नेंस की बात करता हूँ और दूसरी तरफ हमारे किसान उत्पादक संघ मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के कुछ प्रावधानों को थोड़ा सा लूज करने की भी बात कहते हैं कि ये हमें केवाईसी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके जाना है तो हमें कारपोरेट गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण कदम हमारे सारे प्रोसेस में हुआ। कारपोरेट फाइनेंस की मैं बात करता हूँ तो मुझे बताने के लिए खुशी होगी कि वी आर अडॉप्टिंग न्यू सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। आने वाले 1 अप्रैल से हम सारा जो हमारा इकोसिस्टम है वो स्टैंडर्ड जो सैप सिस्टम है, सैप सिस्टम के ऊपर हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस सारे प्रोसेस में एक जो ट्रांसपेरेंसी है, जो एक इफिशियंसी है और जो इफेक्टिवनेस है वो हमारे काम में ज़रूर आ जाएगा। और अभी मेरी तो ज़्यादा अपेक्षा भारत सरकार की तरफ से नहीं थी, मेरी जो अपेक्षा है हमारे किसान उत्पादक संघों की तरफ से है। मैं हमारे सारे किसान उत्पादक संघों को इस कार्यक्रम के तहत से एक आह्वान करना चाहता हूँ। सरकार हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है, लेकिन सरकार का हमने फैसिलिटेटर के तौर पे ही हम लोगों ने देखना चाहिए। अगर हर चीज़ के लिए अगर हम सरकार की तरफ देखते तो मुझे लगता है कि वो मॉडल काफ़ी आगे नहीं जाने वाला है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2008 में वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की थी, उसमें साहब एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था,
पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एग्रीकल्चर, और वो खाली हमारे भारत देश की नहीं है, पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है वो सरकार के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन जो हम ऐलान आज करने जा रहे हैं, हम एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिकल मॉडल का ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये कुछ बिंदु मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं आप लोगों के और मंत्री जी के बीच में बाधाएं नहीं डालना चाहता हूँ। आज आप पूरे महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हो गए। हमारे कुछ जो हितचिंतक है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, वो भी इस सारे प्रोसेस में आज हमारे बीच उपलब्ध है। मैं उन सारे स्टेक होल्डर्स को भी आश्वासित करना चाहता हूँ कि जो सपना हम लोगों ने एक 8 साल पहले देखा था, वो सपने को हमने एक रियलिटी में बदल दिया है। जो हमने कुछ मॉडलिंग किए थे वो आज एक रियलिटी में आ चुके हैं। तो मैं आप सब लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप जो हमारे गांव-गांव में काम करने वाले किसान है, किसान उत्पादक कंपनी है, उसके ऊपर भरोसा रखो। अगर आप ट्रस्ट हम लोगों के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है ये उदाहरण आपके सामने है। और जो ट्रस्ट मंच पे बैठे हुए सारे लोग हैं, उन लोगों ने हमारे बीच हमारे ऊपर एक जो ट्रस्ट रखा था, उसके कारण उसकी उपलब्धि आज ये जो सारा हम पिक्चर देख रहे हैं वही हमारे सामने आ रहा है। बाकी जो कुछ पॉलिसी चेंजेस के बारे में भी मैंने कुछ बात कही। मैंने कमोडिटी मार्केट से सरकार से भी कुछ अपेक्षा व्यक्त की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना समय आज भारत सरकार के केंद्रीय और कृषि कल्याण मंत्री जी ने दिया है, तो वो जरूर इस सारे विषय को गंभीरता से लेंगे और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करेंगे। मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र में पहली बार कृषि मंत्री आ रहे हैं और आपने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रह के उनका स्वागत किया है। उनके स्वागत के लिए आप उपस्थित रहे। फिर से मैं एक बार माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का हार्दिक ऐसे स्वागत करता हूं और अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद।